हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। आइए आप सब लिखिए फर्स्ट क्लास। और आज की क्लास में कितने यूनिट्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को बांटा गया है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से इसके मार्किंग स्कीम्स हैं, ये सब हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब के लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनेगा, हाउ टू स्टडी मैक्रो इको। तब वहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। अदरवाइज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज के लिए। देखिए, एक्चुअली आपका पूरा सिलेबस जो है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यूनिट 1, then यूनिट 2 सेकेंड, एंड देन यूनिट 3। यूनिट 1 आपके 15 मार्क्स के हैं और यूनिट 2 25 मार्क्स और यूनिट 3 35 मार्क्स। इस यूनिट में क्या है, इसमें क्या है और यहाँ क्या है, इनकी सारी डिटेलिंग्स हम करेंगे कब? जब आपको एक लेक्चर भेजेंगे हाउ टू स्टडी मैक्रो इको इन सेकेंड सेमेस्टर। तो वहाँ सब कुछ खुल के होगा, 20-25 मिनट के लेक्चर्स बनेंगे, जम के बात होगी। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, यूनिट 3। और वो है आपका, उसका नाम है इनकम एंड स्पेंडिंग। इनकम स्पेंडिंग एंड ISLM। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी मैक्रो इको के सिलेबस के बारे में सुना होगा कॉलेज में या कहीं पे भी, उनको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने आपका स्टार्ट किया है। पता आपको कुछ? बोलो। इनकम स्पेंडिंग एंड ISLM, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट। आगे बढ़ने से पहले मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको मेरी आवाज़ जा रही है? यस सर, यस सर, ठीक है। तो आपने लिखा यूनिट 3 इनकम स्पेंडिंग एंड ISLM। अगर कुछ भी आपको कॉलेज से क्लासेस मिली है तो इतना आप जरूर जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर यूनिट 2 की बात मैं थोड़ा सा कहूँ तो वह मनी एंड इन्फ्लेशन है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 1 की बात करूँ तो 50-60% बातें तो आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं। कुछ बातें यहाँ हम सिखाएंगे, लेकिन आप क्या पढ़ के आते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी कह रखा है कि मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, जबकि सच्चाई नहीं है, बहुत कुछ आपको आता होगा। लेकिन मैं अगर मान लूँगा आपको कुछ आता है तो फिर क्या आता है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ। तो यूनिट 3 35 मार्क्स एंड इनकम स्पेंडिंग एंड ISLM। सर कितनी क्लासें लगेंगी इसमें? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कितनी क्लासें लगेंगे। क्यों सर? अभी कुछ पता ही नहीं, हो सकता है 20 क्लासें लग जाए पूरी बातों को करने में। ठीक है जी। आइए देखिए क्या बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात आपसे पूछता हूँ, क्या आपने बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, क्या आपने 1930 ईयर के बारे में सुना है क्या? क्या सुना है इसका? ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक होता रिसेशन। रिसेशन अगर एक लिमिट से ज़्यादा चला जाए तो डिप्रेशन में कन्वर्ट कर जाता है। मतलब कोई डिमांड नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं उसको ठीक ही कर देता हूँ पहले। ठीक है बच्चों, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ था।
कोई एक दो कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड। और खासकर जब हम ईयर 1930 की बात करते हो तो डेवलप्ड कंट्री की बात करते हो, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन, खासकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन आ गया था। कोई डिमांड नहीं थी मार्केट में और प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया था। एंड स्टॉक्स क्या हो गए थे? पाइल्ड अप। स्टॉक्स व्हाट? पाइल्ड अप। मतलब समझते हैं क्या? क्या मतलब है इसका? स्टॉक जमा हो गए थे ढेर सारे। मार्केट में कोई भी बंदा गुड्स खरीदने के लिए बहुत ही रेयरली आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर प्रोडक्शन कम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? प्रोडक्शन कम हो गई तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। लोगों की नौकरियां भी जाएगी और लोगों के खाने पीने के लाले भी पड़ जाएंगे। लगभग कुछ इस तरह का सिचुएशन था 1930 में। काफ़ी सुसाइडल केसेस भी बढ़ गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन सड़क पे आ गए थे। और आप जानते हैं जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो किसके पास पहुंचती है? बताइए किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं, आपने आरबीआई के पास जाने में बहुत जल्दीबाजी कर दी। आज अगर कोरोना का माहौल चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे किसके पास पहुंची है? साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स के पास। तो मार्केट में अगर डिप्रेशन है तो मार्केट का डॉक्टर कौन है? बोलो। इकोनॉमिस्ट्स। या उसके पास पहुंची। इकोनॉमिस्ट के पास पहुंची। और उस वक्त के इकोनॉमिस्ट ने पता क्या जवाब दिया? आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्री जो बड़े बड़े गवर्नमेंट होती है उनके पास सैकड़ों इकोनॉमिस्ट के टीम होते हैं। हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे और उसके अंदर बहुत सारे टीम होंगे। आज तो हम भी काफ़ी हद तक डेवलप कर गए हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारे पास उतने नहीं होते थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में होते थे। तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट के पास पहुंचा। इकोनॉमिक्स ने क्या जवाब दिया उसको? कि मेरे पास इस डिप्रेशन से पार पाने के, इसको सॉल्व करने के कोई इमीडिएट टूल्स नहीं है। ये अपने आप सॉल्व होगा, खुद ब खुद सॉल्व होगा। और कब सॉल्व होगा? लॉन्ग रन में। कब सॉल्व होगा? मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, मैं मोटिवेटेड रहूँगा। कब सॉल्व होगा? लॉन्ग रन में। बिल्कुल सही किया आपने। आपने बोला, बहुत मज़ा आया सुनकर। सॉल्व होगा लॉन्ग रन में। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछा लॉन्ग रन से आपका क्या मतलब है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? इकोनॉमिस्ट ने कहा कि लॉन्ग रन को डिफाइन नहीं किया जा सका है। ये 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है और 20 ईयर्स भी हो सकता है। जैसे आज अगर किसी साइंटिस्ट से, डॉक्टर से गवर्नमेंट पूछे कि ये कोरोना वायरस कब जाएगा, तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स क्या कह सकते हैं लॉन्ग रन में? भाई कितना टाइम? लॉन्ग रन मतलब क्या? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल? वो कहेगा सबको इम्यूनिटी आ जाएगी, एक बार सबको कोरोना हो जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगी, अपने आप कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर एक बंदा एक बार इम्यून भी हो गया ना, तब तक कोरोना क्या करता है? अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, फिर दोबारा से शुरू हो गया। आपने देखा सेकेंड वेव, थर्ड वेव सब स्टार्ट हो गया। तो ये कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इस इकोनॉमिस्ट ने यही जवाब दिया कि ये डिप्रेशन अपने आप सॉल्व होगा और ये लॉन्ग रन में सॉल्व होगा। अब ये बताइए कि ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त के जो इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे लॉन्ग रन में। किसमें बिलीव करते थे वो? लॉन्ग रन में। गवर्नमेंट ने पूछा उस इकोनॉमिस्ट से क्या मुझे कुछ करना चाहिए? इकोनॉमिस्ट ने कहा कुछ भी नहीं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं इस बुक को, ये पूरा स्टडी मटेरियल आपके सामने, मैं अभी अभी इसको सैडली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये पूरा स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट 35 मार्क्स के लिए है। ये आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। 2 क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल के आते ही आते हैं। 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल ही आएगा, समझ लो। तो आप ये देख लीजिए कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी है, लेकिन श्योर है कि इकोनॉमिक्स अगर मैन मेड है तो इसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा। कहीं ना कहीं से ये ग्रो करके यहाँ तक पहुँचा होगा। मानते नहीं मानते हो? ये न्यूटन्स का लॉ नहीं है कि इसको नीचे गिराए तो यहीं गिरेगा। ये मैन मेड है। और कोई भी चीज़ अगर मैन मेड होता है तो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी होती है इम्प्रूवमेंट की। तो मुझे इकोनॉमिक्स को एक पर्सपेक्टिव में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना होगा कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा। हम तो ज़्यादा तरीके से हम लॉजिकली समझ पाएंगे कि एक्चुअली है क्या चीज़ है। आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिस्ट को गवर्नमेंट ने पूछा कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए?
तो इकोनॉमिस्ट ना कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि मैंने आपको हिदायत दे रखी है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। फ्री मार्केट है, आपका इंटरवीन करना बिल्कुल नहीं बनता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट ने कह दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि लोग मरते रहेंगे, मैं इंटरवीन ना करूं, इतनी बड़ी डिप्रेशन हो गई है। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट खुद ब खुद क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, खुद ब खुद इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लेगा, टाइम के साथ खुद एडजस्ट कर जाएगा। गवर्नमेंट को टोटली प्रोहिबिट कर दिया है इंटरवीन करने से। इसलिए उस वक्त के जो गवर्नमेंट थे वो इस तरह के इकोनॉमिस्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को क्या कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। और हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमी में क्या हो, उसका रोल हो, उसका से हो। लेकिन इकोनॉमिस्ट से बाहर तो गवर्नमेंट जा नहीं सकती थी, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर पाई। ये डिप्रेशन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। 1936 में लंदन में एक बंदा था जिसका नाम क्या था, कीन्स। क्या नाम था उनका, सुना आपने नाम क्या? J.M. कीन्स। आप लिख लीजिए कहीं पे। आज मेरा पेन मुझे धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसको ठीक करके लाऊंगा। J.M. कीन्स, कहीं लिख लीजिएगा नाम इसका। 1936 में इंग्लैंड के लंदन शहर में ये बैठ के रिसर्च कर रहे थे। इनके पास सारे पेपर्स इन्होंने इकट्ठा किया, पिछले 50 साल का, 40 साल का, और उनको उन्होंने स्टडी किया। और फिर इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। और उस मॉडल को इसने तो नाम कुछ नहीं रखा, उस मॉडल का इसने नाम कुछ नहीं रखा, लेकिन इनके जाने के बाद इनके फॉलोअर्स ने उसका नाम रख दिया कीनीशियन इकोनॉमिक्स। आपने सुन रखा है क्या, बताओ, बोलो। कीनीशियन इकोनॉमिक्स, कीनीशियन इकोनॉमिक्स, इसका नाम रख दिया कीनीशियन इकोनॉमिक्स। कीनीशियन मॉडल कह सकते हैं इसको आप। तो कीन्स ने क्या कहा, जिस बात को कीन्स ने अपने मॉडल में प्रेजेंट किया, उससे तो पूरा दुनिया का इकोनॉमिक वर्ल्ड हिल गया और पूरी दुनिया ही बदल गई। इसने अपने थ्योरी में बहुत कुछ बताया, और जो कुछ भी इसने बताया वो कीन्स के पहले के जो इकोनॉमिक्स थे उनका टोटली कंट्रास्ट, टोटली अपोजिट। और इसने क्या कहा कि हमारे से पहले 1936 से पहले के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, कीन्स ने उनका नाम रख दिया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या नाम रख दिया, बोलिए? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उसका नाम रख दिया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यस सर। और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहाँ से कहानी शुरू होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपको पता होगा 1776 के जुलाई मंथ में क्या हुआ था, बता सकते हो क्या हुआ था? कुछ जीके आपका चेक कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 4 जुलाई को क्या हुआ था 1776 में, याद है किसी को? अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से देखता हूँ बहुत बच्चों को बहुत कुछ पता नहीं होता है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। और इसी अमेरिका, तो फिर तो आपको मुझसे भी ज़्यादा जानकारी है, कंग्रेचुलेशन, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसी अमेरिका में इकोनॉमिस्ट आया एक, एडम स्मिथ। नाम सुना आपने उसका? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला हर बच्चा इनका नाम जानता है। उनका नाम है एडम स्मिथ, क्योंकि इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने भी कुछ मॉडल दिया, और यही 1706 में जो एडम स्मिथ ने मॉडल दिया, उसके बाद से लेकर 1936 तक के पीरियड को कीन्स ने क्या कहा, क्लासिकल पीरियड कहा, क्लासिकल मान लिया इसको। इस सारे इकोनॉमिक्स को क्या मान लिया इसने, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छी बात। और इस पीरियड को भी दो हिस्से में बांट दिया इसने, एक तो प्योर क्लासिकल, एक इसने कर दिया नियो क्लासिकल। क्योंकि कोई भी पीरियड होता है जिसमें कुछ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होते हैं, तो एक बेस होता है, और उस बेस के ऊपर कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उसमें स्मिथ तो थे ही, उनके अलावा कुछ और नाम मैं लिख देता हूँ आपको। डेविड रिकार्डो, जरूरत नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी जैसे मैंने पूछ दिया आपको, तो ऐसे कोई भी पूछ सकता है आपको। और कुछ नाम लिख सकते हो इसमें आप।
JS मील, सब कुछ आज के क्लास में ही होना था, ना PDF मिल पाया और पेन भी आज काम नहीं कर रहा। देखो पाली क्लास में हर टीचर चाहता हमारी रेपुटेशन कितनी अच्छी हो, और देखो मेरा पेन ही काम नहीं चल रहा है। JS मिल्स। उसके बाद नियो क्लासिकल में आए अल्फ्रेड मार्शल, और आए आपको AC पिगो, एंड देन उसके बाद कुछ और भी लोग आए होंगे। जब मेन में ये बातें थी क्लासिकल नियो क्लासिकल, इनके थॉट्स लगभग सेम थे, कुछ ना कुछ बदलाव टाइम के टाइम हुआ, लेकिन जो बेसिक्स बातें थी इनकी सेम थी। इनका नाम क्लासिकल किसने रखा? मैं जल्दी से पूछता हूँ सवाल आपसे, किसने रखा? कीन्स ने। नियो क्लासिकल किसने रखा? कीन्स ने। क्या कीन्स ने अपना नाम रखा था किनेशियन इकोनॉमिक्स? नहीं, उसने मॉडल दिया, उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने उनका नाम क्या रख दिया? किनेशियन इकोनॉमिक्स। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया का इकोनॉमिक वर्ल्ड अब दो हिस्से में बट गया। कौन से दो हिस्से बच्चे बताइए? दो हिस्से में बट गया। कौन कौन से दो हिस्से? एक क्लासिकल, दूसरा क्या? किनेशियन। कुछ कुछ बातें मेरे साथ आप लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के। ज़्यादा डिटेल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दिखा दिया आपके पास ये पूरी स्टडी मटेरियल है, जिसका PDF अगली क्लास में आपसे शेयर करूँगा। ये पूरा PDF आपके पास जो होंगे ये सिर्फ 35 मार्क्स के लिए होंगे। अराउंड कुछ बेसिक्स भी इसमें है, तो मान लो 50 मार्क्स का मान लो ये PDF है, तो ये आपको मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने मेरे से PDF पिछले सेमेस्टर में ले रखा है उनको पता है कि कितनी शानदार और कितनी ईजी लैंग्वेज में यह मज़ा आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करना उसका। तो इसलिए समझने पर ध्यान देना, थोड़े थोड़े पॉइंट बना के नोट्स बनाने पर ध्यान देना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड 1936 में आकर दो पार्ट में बढ़ गया, क्लासिकल एंड किनेशियन। और ये मत समझना कि किनेशियन पे आके दुनिया रुक गई है। किनेशियन के बाद भी पोस्ट किनेशियन आया, और बीच में भी कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिसको मोनेट्रिस्ट भी कहा गया, मिल्टन फ्रीडमैन, मोनेट्रिस्ट भी कहा गया। तो बीच बीच में कुछ और भी चीज़ होता गया, जिनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना क्या है? क्लासिकल थॉट्स को एंड किनेशियन थॉट्स को। तो कीन्स ने 1936 के डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो मॉडल दिए, वो मॉडल क्लासिकल से जस्ट अपोजिट थे। तो मुझे जानना पड़ेगा कि आखिर क्लासिकल एंड किनेशियन में डिफरेंस किस बात की है। नहीं जानना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जानना पड़ेगा ना? ऑफ कोर्स जानना पड़ेगा। और आप ये कहना सकते हो सर, अगर कीन्स ने पूरी दुनिया बदल दी, क्लासिकल को रॉन्ग साबित कर दिया, तो क्लासिकल को छोड़ क्यों नहीं देते? कीन्स ने क्लासिकल को रॉन्ग साबित नहीं किया, और क्लासिकल रॉन्ग नहीं है। अगर मान लीजिए कि मेरे फादर या उनके फादर बिजनेस में कुछ पॉलिसीज लगाते थे, और वो पॉलिसीज आज हमारे लिए उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, सेम बिजनेस में, तो क्या मेरे फोर फादर गलत थे? क्या मेरे फादर गलत थे? नहीं। उस टाइम की बात कुछ और थी और आज की बात अलग है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स 100% गलत नहीं है, सिर्फ समय समय की बात होती है। और वैसे भी कहूँ मैं आपको, गलत और सही कुछ होता भी नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से होता है। नहीं बात समझे? कुछ मैंने डायलॉग मार दिया आपको समझाने के लिए। गलत और सही कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से होता है। तो कीन्स के हिसाब से कुछ सही है, वो क्लासिकल के हिसाब से गलत है। क्लासिकल के हिसाब से कुछ बातें सही है, जो कीन्स के हिसाब से गलत है। लेकिन हम लोग ना क्लासिकल पे टोटली डिपेंडेंट, ना कीन्स पे, दोनों की अच्छी अच्छी बातें निकालेंगे और इकोनॉमिक्स को चलाएंगे। दोनों ने कुछ कुछ टूल्स दे रखा है, उनसे दुनिया चलती है। तो मुझे बताना यहाँ पे ये जरूरी है कि क्लासिकल ने क्या कहा और कीन्स ने उसका अपोजिट क्या कहा। आइए जी, क्लासिकल ने जो बातें कही उनको एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके अपोजिट कीन्स ने क्या कहा उनको भी आपके सामने रखता हूँ। अगर ये बातें आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि स्टार्टिंग तो बहुत फैंटास्टिक हुआ है, आगे की बात तो आपसे हम करते ही रहेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए क्लासिकल ने क्या कहा। और एक बात बता दूं आपको, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को भी डिटेल्स में आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग सेमेस्टर 3 में होगा, और कुछ कुछ बातें मैं अपनी आदत से लाचार हूँ तो यहाँ भी करता चलूँगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 का इंतजार नहीं कर सकते हम, यहाँ भी जरूरत पड़ जाती है। तो देखो क्लासिकल ने क्या कहा। क्लासिकल ने सबसे पहले कहा कि रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? इसी के साथ साथ लिख लो ब्रैकेट में, मॉनेटरी फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। लिखते जाइए आप, तो मैं फिर समझाऊंगा इसके बाद में।
इसके अंदर ही लिखो, मनीज प्ले द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी प्ले द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक और लिखो, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो लगभग इनसे संबंधित इन्होंने कितनी बातें कही, देखो ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही आ गया सब कुछ। रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप समझना चाहोगे कि सर रियल फैक्टर्स क्या होते हैं, जानना चाहोगे, बताओ कि जानते हो आप लोग? आप जानना चाहोगे रियल फैक्टर्स क्या होते हैं या जानते हैं आप लोग? कोई बता सकते हो रियल फैक्टर्स क्या होते हैं? बता सकते हो? ऑफ कोर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये रियल फैक्टर्स है। लेकिन इन रियल ये इनपुट फैक्टर्स भी कह सकते हैं इनको, इनके यूटिलाइजेशन से आउटपुट बनता है। तो आउटपुट भी क्या रियल फैक्टर्स है? आउटपुट बनने से आपको नौकरियां लगती है, वो भी क्या रियल फैक्टर्स है? मैं सबसे सिंपल तरीके से समझाऊं आपको, मॉनेटरी फैक्टर रियल फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मेरे पॉकेट में मान लो 100 रुपया, जो कि अभी नहीं है, आई एम सॉरी, मैं सोच रखा था मैं लेके आऊँगा क्लास में दिखाने के लिए, लेकिन आज नहीं है। अभी मैं क्या नीचे जाऊँ उसको लाने के लिए। अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, वो 100 रुपया क्या है? मॉनेटरी फैक्टर है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो क्या मैं 100 रुपये खा लूँ? सही बताओ, जल्दी बोलो। नो सर, मैं 100 रुपये नहीं खा सकता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, मैं पागल नहीं हूँ मैं 100 रुपये खा जाऊँगा। 100 रुपये खाने से क्या होगा? मुझे ज़्यादा भूख लगी है तो मैं नीचे जाऊँगा, किसी मार्केट में जाऊँगा, 100 रुपये दे करके उनसे बर्गर पिज़्ज़ा जो भी खाते हैं वो लेंगे, और तब उसको हम खाएंगे। तो बर्गर क्या है? रियल फैक्टर है। पिज़्ज़ा क्या हो? रियल फैक्टर है। चाउमीन खाओ, नूडल्स का जो पसंद हो, सारे रियल फैक्टर हैं। तो आपने क्या देखा कि ये 100 रुपया सिर्फ क्या काम किया? सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। खाया आपने क्या? बर्गर एंड पिज़्ज़ा ही। एक बात ये, दूसरी बात, क्या 100 रुपया ऐसे ही आ गए? मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, मेरी ये एम्प्लॉयमेंट है, मेरी जॉब है, ये भी एक रियल फैक्टर है। तब मेरे पास मनी आया, और तब उस मनी से मैं पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी परचेज करना चाहा परचेज कर पाया। तो अल्टीमेटली मनी ने क्या रोल प्ले किया? सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे मनी दे रहे हैं, मैं किसी को मनी दे रहा हूँ, बंदा मुझे खाना पीना दे रहा है। तो ये अल्टीमेटली मीडियम एक्सचेंज का रोल प्ले कर रहा है। और कितनी अच्छी बात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कही कि मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये 100 रुपये क्या वैल्यू थी? आप सबको मोनेटाइजेशन याद है, डिमोनेटाइजेशन याद है, सॉरी याद है? ऑफकोर्स याद होगा आपको, इतने भी छोटे आप नहीं होंगे उस वक्त। डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 16 में हुआ था। हाँ, डिमोनेटाइजेशन याद होगा। उस वक्त के जो करेंसी थे इतने अच्छे दिखते थे वो, लेकिन आज कोई वैल्यू है इसकी? मेरे पास घर में अभी भी कुछ करेंसी पड़ा हुआ है, मैडम की कृपा से। मैडम छुपा छुपा के पैसे रखती थी ना, बोलना मत, मैडम क्लास में कभी मौका मिले, कभी कोई बात करे तो बोलना मत। वो पैसे छुपा के रखती थी, तो उन्होंने छुपा के रख दिया कहीं पे, और जब सब डिमोनेटाइजेशन टाइम खत्म हो गया वो कहीं छुपा ही रह गया। अब बताओ उसकी क्या वैल्यू है? बताओ जरा, कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, बड़ा होगा देखो हमारे ज़माने में ये नोट था। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी। लेकिन क्या गवर्नमेंट की बस की बात है कि पिज़्ज़ा और बर्गर की वैल्यू ख़त्म कर दे, या किसी वीट की, राइस की, मेज़ की, इसकी वैल्यू ख़त्म कर दे? नहीं कर सकती, क्योंकि वो रियल फैक्टर्स है। और आप कहोगे सर इतनी छोटी सी बात में आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? ये छोटी बात नहीं है। इस रियल फैक्टर को समझाने के लिए जब मैं बेसिक्स बताऊंगा तो पूरी क्लास लगाऊंगा रियल फैक्टर के लिए। रियल फैक्टर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होता है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ नहीं होते हैं। अगर मेरे पास पॉकेट में 100 रुपया है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू 100 रुपया है। अगर मैं उससे अगर 2 यूनिट कोल्ड ड्रिंक परचेज कर पाता हूँ तो 2 यूनिट कोल्ड ड्रिंक क्या उसकी रियल फैक्टर है। अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए मेरी क्लासेस बेसिक्स की अलग से लगने वाली है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे मिलेगा, सर इतनी ज़्यादा फास्ट बोलते हो, क्या आगे चल के इतना फास्ट बोलोगे? ऑफ कोर्स नॉट। जब भी मैं कोई थ्योरेटिकल बातें कराता हूँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट रहता हूँ, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल्स आएगा एकदम हमारा मॉडरेट एंड स्लो स्पीड हो जाएगा। अब ये कुछ भाषण देने वाली बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, तो मुझे ऐसे ही करके आगे निकलना होगा और मेरे हाथ पर ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन या स्क्रीन पे कैमरा के अंदर देख करके पढ़ाने का मतलब होता है सामने वाला बच्चा कुछ और भी कर सकता है, वो सो भी सकता है, कुछ और भी खा पी सकता है, किसी से व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकता है। तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ हरकतें करके उनके अटेंशन को क्या कर सकूँ, सीख कर सकूँ अपने तरफ।
और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरे पास बच्चे सामने होते थे और खूब अच्छी बातें होती थी और तब खूब जम के पढ़ाया करते थे, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है। तो जो हो सकता वही पॉसिबल वही कर रहा हूँ। तो यू अंडरस्टैंड रियल फैक्टर क्या होते हैं। रियल फैक्टर के साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको मनीटरी फैक्टर भी समझा दिया, और मैंने समझा दिया कि मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। मान गए। गवर्नमेंट ने जो इसको आपको वैल्यू बना के रखा हुआ है आरबीआई के थ्रू, वही इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं है। ये मेरा कोई भूख, मेरी हंगर, मेरी थ्रस्ट ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि क्या किनीशियन ने यही बात कही है, किनीशियन ने क्या इसको इसी तरह से समझा इस बात को, लेकिन मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा कुछ। यस बोलिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का ये मतलब हुआ कि एक 100 रुपये का नोट मेरे पास है, उस 100 रुपये के नोट में अपने आप मेरी किसी भी डिमांड को पूरे करने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो मैं किसी को दूंगा और उससे फिर कुछ परचेज करूंगा, वो मेरी डिमांड को पूरा कर सकता है, मनी इटसेल्फ नहीं कर सकता है। बात समझ गए। उसकी कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है। और जानते हो, एक बात बताऊँ एक चीज़, थोड़ी देर के लिए आप मान लो इस बात को, क्योंकि जब मैं यूनिट सेकंड पढ़ाऊंगा ना, जिन बच्चों ने कहीं अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा यूनिट सेकंड का पूरा काम ही यही है। उसका नाम ही, यूनिट का नाम ही मनी एंड इन्फ्लेशन। लगभग 10-12 क्लासेस चलेंगे उस पर। उसमें मनी की सारी बात होगी कि मनी कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ तक आया, उनकी हिस्ट्री क्या, उनकी इंट्रिंसिक वर्थ क्या है, उस पर क्लासिकल थाट्स क्या, उनमें किनीशियन थाट्स क्या, सब कुछ आएगा। तो जब हम 10-15 क्लासेस उस पर लगाने वाले ही हैं, तो अभी हम क्या यहाँ पे टाइम लगाएं। अभी सिर्फ इतनी सी बात मान लीजिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि रियल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, मनी का कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है। बात समझ गए। मनी के वर्थ को कभी भी सीज किया जा सकता है, जैसे हमारे पुराने मनी थे उनके वर्थ को सीज किया जा सका। ये हमारे पास माउस है, गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि गवर्नमेंट करे आज के बाद ये माउस की वैल्यू खत्म नहीं कर सकता, खत्म गवर्नमेंट, इसकी वैल्यू है तो है। लेकिन गवर्नमेंट या आरबीआई हमारे पॉकेट में पड़े हुए नोट की वैल्यू को सीज कर सकता है, इसलिए बोलते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। अब आप कहोगे सर क्लासिकल ने मनी के बारे में क्या कहा, थोड़ी बहुत बातें तो आपने बता दी, तो क्या कीन्स के बारे में बताओगे। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा कि क्लासिकल ने क्या कहा। क्लासिकल ने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मैं कह रहा हूं कि इन बातों को समझने में अगर 1-2 क्लासें लग जाए तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। आप देखिएगा जब न्यूमेरिकल के पिक तक पहुंचेंगे हम लोग, तब देखना कितना मजा आपको आएगा। ये हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहां पे आपको काम देगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। पहली बात बताओ कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट के रोल को इतना लिमिटेड क्यों कर दिया। इसके पीछे की कहानी इतनी इमोशनल करने वाली कहानी है कि मजा आ जाएगा आपको। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट के रोल को इतना लिमिटेड क्यों कर दिया। आपको सर इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसी कहानी होती है जो इमोशनल कर दे इंसान को। अगर किसी को पढ़ने का मन करे और वो उसको मज़ा है, मूवी जैसा मज़ा है, तो इकोनॉमिक्स की कहानी भी इंसान को इमोशनल कर सकता है। क्या कहानी फिर बता ही दो सर, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों नहीं। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कहानी स्टार्ट हुई है 1776 के अराउंड। तो क्या इससे पहले दुनिया नहीं चल रही थी। जल्दी बोलिए, यस चल रही थी, चल रही थी। यस सर चल रही थी। क्या उससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं था। यस सर था। उस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे, मर्केंटालिज्म। आपने नाम सुना है क्या, क्या बोलते थे उसको, मर्केंटालिज्म। अभी मैं हल्का सा बोल के निकल रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में आऊँगा तो वही बताऊँगा क्या चीज़ था वो। तो मर्केंटालिज्म इकोनॉमिक्स क्या होता है। मर्केंटालिज्म वर्ड मर्चेंट से आया है। मर्चेंट को हिंदी में सौदागर बोलते हैं, आप समझते हैं। सारे बिजनेसमैन को टुगेदर क्या बोलते हैं, मर्चेंट बोलते हैं। उस वक्त क्या था, मैं एकदम ब्रीफ में समझा रहा हूँ आपको। उस वक्त क्या था, मर्केंटालिज्म इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, दुनिया भर में क्या फिलॉसफी थी कि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। आप समझ लीजिए, अगली क्लास में ये बातें हम और डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैं अभी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो हल्का से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। क्या कहते थे मर्केंटालिस्ट, बताओ। कि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, मैं कहीं लिख के बताता हूँ, एक्सपोर्ट को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, और इम्पोर्ट कम हो, इसका मतलब वो कंट्री क्या है, ज़्यादा रिच कंट्री है। एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम हो।
आप कहोगे सर कि आज के ज़माने में मर्केंटालिस्ट या मर्केंटालिज्म खत्म हो चुका है। ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुआ है। जब इंटरनेशनल ट्रेड मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले सेमेस्टर्स में, तभी इसके बारे में फिर दोबारा बात होगी। अभी इतना समझ लो कि मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, इसका मतलब कंट्री रिच है। वही कंट्री रिच है जिसके पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और उसने एक बार और भी कहा था कि जिसके पास गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा है, आपने नाम सुना, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, ज़्यादा है। जिस कंट्री पास गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा है वो कंट्री उतना ही रिच है। अब इतनी ज़बरदस्त फिलॉसफी और रॉन्ग फिलॉसफी दुनिया में बनी हुई थी, 100% करेक्ट फिलॉसफी नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिस्ट ने यह फिलॉसफी दिया था कि जिन कंट्री पास गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा होंगे वो कंट्री ज़्यादा रिच होगा, तो हर कंट्री क्या कोशिश करेगा, ये बताओ, क्या कोशिश करेगा कि हमारे पास गोल्ड, मोर एंड गोल्ड एंड सिल्वर्स, मोर मेटल्स, कॉस्टली मेटल्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट तभी पॉसिबल है जब उसके पास पैसा हो, और पैसा उसके पास ज़्यादा तभी आएगा जब दूसरे कंट्री को क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट करके बदले में उस कंट्री से क्या करता था, गोल्ड एंड सिल्वर लेता था। जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती थी, इम्पोर्ट को क्या करती थी, डीमोटिवेट करती थी, इंपोर्ट को कम से कम, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती थी, और ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। और एक्सपोर्ट करने के बदले में क्या मांगती थी उससे, गोल्ड एंड सिल्वर। और उसके पास गोल्ड एंड सिल्वर जमा होते थे और वो अपने आप को रिच मानते थे। पुराने ज़माने के मूवी भी देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े गुंडे लोग होते थे ना, वो गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा जमा करते थे, देखा होगा आपने, गोल्ड एंड सिल्वर की तस्करी ज़्यादा होती थी। एनीवे, यहाँ तक बात रहती तो फिर भी ठीक था कि चलो कोई बात नहीं, आपने एक्सपोर्ट किया और बदले में गोल्ड लिया। लेकिन होता क्या था, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो पावरफुल कंट्री है, जो माइटी कंट्री था, जो पावरफुल था, जिसके पास पावर थे, जिसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, उन्होंने अपने ताकत के दम पे दुनिया भर के कंट्री को कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, मैंने जो कहा था ये इमोशनल करने वाली बात है, कोई इमोशनल करने वाली बात है कि नहीं है। और हमारा भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ, वो भी आज़ाद होने का बहुत सारा फैक्टर था, उसमें से इकोनॉमिक्स भी एक फैक्टर था, क्योंकि तब तक इकोनॉमिक वर्ल्ड बदल चुका था। लोग तो कहते हैं कि डंडे पे या महात्मा गांधी के हिंसा अहिंसा से ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक फैक्टर क्या था, इकोनॉमिक्स भी था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड, खासकर वेस्टर्न कंट्री, इंग्लैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्पेन, रसिया, ये सब क्या थे, बहुत पावरफुल कंट्री थे। इसने दुनिया भर के कंट्री पे कब्जा करना स्टार्ट किया। बात समझ गए, दुनिया भर कंट्री पे कब्जा करना स्टार्ट किया। और जानते हो, इस मर्केंटालिस्ट से पहले भी दुनिया में कब्जा होता था, लेकिन उस वक्त कब्जा होने का वजह होता था रिलीजन, रिलीजियस फैक्टर्स हुआ करता था। क्रिश्चियन सोसाइटीज़, मुस्लिम वर्ल्ड या ज्यूज़ वर्ल्ड, ये सब वर्ल्ड क्या होते थे ना, आपस में फाइट करके एक दूसरे कंट्री पे अटैक करते थे रिलीजियस स्प्रेड के लिए। वो अलग फैक्टर था, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर एंगल नहीं था। लेकिन जब ये इकोनॉमिक्स एंगल आया, मर्केंटलिस्ट आया, तो यूरोपियन वर्ल्ड ने पूरे दुनिया पे राज किया। हमारे यहाँ भी, इंग्लैंड के आने से पहले हमारे यहाँ भी, आपको पता होगा किसका शासन था, हमारे लास्ट किंग कौन थे हमारे हिंदुस्तान के, पता है आपको? मुगल एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे, नाम बताओ। क्यों नहीं बोल रहा कोई, इतना कमजोर हिस्ट्री, कौन थे? हाँ, बहादुर शाह जफर, जफर नाम सुना होगा आपने। उनको ही इंग्लैंड, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया, और कहाँ जा करके, वर्मा के रंगून में जाके उसको, वहीं पे पता नहीं उसकी डेथ कैसे हुई, वहीं पे उनको दफनाया। अभी भी उनको वहाँ पे उनका मतलब सब कुछ बना हुआ है। हमारे लास्ट किंग थे मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, आपने नाम सुना होगा। उनकी अंतिम इच्छा थी हिंदुस्तान की मिट्टी में मरने की, दफनाने की, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, नहीं होता ऐसा। और इंग्लैंड ने हमारे पूरे हिंदुस्तान में कब्जा किया, लगभग 200 साल तक कब्जा रहा। बहुत लोग कहते हैं बहुत कुछ दिया, मैं तो जानता हूँ क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन उसका मकसद क्या था, हिंदुस्तान जैसे बहुत सारे कंट्री को, यूरोपियन, अफ्रीकन, बहुत सारे कंट्री को कब्जा करके, वहाँ पे मार्केट पे कब्जा करके, वहाँ के रिसोर्सेज को क्या करना, अपने यहाँ ले जाना, रॉ मटेरियल्स को, और वहाँ से फिर प्रोडक्ट बना करके हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना, हमारी सारी गोल्ड एंड सिल्वर पे क्या करना, कब्जा करना। अभी भी आप लाल किले में चले जाइए, वहाँ आप आपको दिखाई देंगे अंग्रेजों की करतूत, उन्होंने सारे गोल्ड एंड सिल्वर वहाँ पे स्नैच कर रखा है। क्या कभी गए हो रेड फोर्ट पे? किसी भी जगह चले जाओ आप, उन्होंने काफ़ी सारे लूट लिया। इवन कोहिनूर हीरा जो हमारा, वो भी इंग्लैंड में, पता ही होगा आपको। तो मैंने जितनी इमोशनल स्टोरी शेयर करनी थी मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ इकोनॉमिक्स पे। तो क्या हुआ, इस चक्कर में, ये मर्केंटलिज्म के चक्कर में पूरी दुनिया पे काफ़ी अत्याचार हुए, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी गोल्ड एंड सिल्वर्स लूटे गए। कुछ कंट्री बहुत अमीर बन गए, कुछ कंट्री काफ़ी गरीब बन गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गए, कई सारे लोग भूखे मर गए। तो अल्टीमेटली
1776 में एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दिया, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसको बोला जाता है, उस इकोनॉमिक्स से तो पूरी दुनिया बदल गई और धीरे धीरे करके सोच चेंज हुआ और मर्केंटलिज्म पे कंट्रोल आया। गोल्ड एंड सिल्वर लूटने की जो टेंडेंसी थी उसमें कमी आई, एक्सपोर्ट पे जो दबाव था वो कम आया और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दुनिया का बहुत भला किया अपने मॉडल से। लेकिन वो भला अल्टीमेटली 1930 एंड 36 में एक्सपोज हो गया, जिसको बाद में कीन्स ने क्या किया, ठीक किया। और ये दोनों फिलॉसफी साथ साथ चल रहे हैं। बताइए, क्या आपको क्या लगता है ये सब बातें करना मेरे लिए जरूरी नहीं था? क्या बोलते हो, पहले बताओ मुझे, जरूरी नहीं था? अगर आप कहोगे ये सब बातें जरूरी नहीं था तो मैं इसको तो डालूंगा नहीं फिर यूट्यूब पे इस लेक्चर को। आप कहोगे सर नहीं सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, इस क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी था, तब जा करके आगे हम डिराइव कर पाएंगे, कुछ बात कुछ समझ पाएंगे, तब तो इसको मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा। अदरवाइज आप कहोगे नहीं सर छोड़ दो इन बातों को, यही रहने दो, तो मैं डालूंगा ही नहीं। फिर आप क्या कहते हो, इंपॉर्टेंट नहीं था ये बातें? बोलो जल्दी से। इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं पूछता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि एंशियंट टाइम में कौन सा कॉन्सेप्ट था तो क्या कहोगे आप? मर्केंटलिज्म। बाद में क्या आया तो क्लासिकल, और बाद में क्या आया तो क्यूनेशियन। क्या मर्केंटलिज्म हमको पढ़ना है? ऑफ कोर्स पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड में। क्या वो इकोनॉमिक्स अब नहीं चलता? चलता है, अभी भी एक्सपोर्ट की बोलबाला है। सिंगापुर या बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अभी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। चाइना भी एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मर्केंटलिज्म कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका है। लेकिन परिस्थिति इस तरह की है कि अब कोई भी कंट्री 100% एक्सपोर्टिंग कंट्री बन के नहीं रह सकता है। उनको दुनिया भर की कंट्री से रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब हम बताएंगे आपको कि इसीलिए जो पहले के टाइम में गवर्नमेंट, एक कंट्री का गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को दबा करके वहाँ पे क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उनको समझ में आया कि पूरे दुनिया के जड़ में जो समस्या, जो रूट कॉज है वो गवर्नमेंट ही है। उसने गवर्नमेंट के रोल को उसने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। और उसने क्या कहा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी। आप समझिए कि एक टर्म को, एक सेंटेंस को लिखने के लिए कितना आसान होता है कि मैं लिख के निकल जाता, लेकिन इसके पीछे की कहानी मुझे कितना डिस्कस करना पड़ा आपसे। क्या आप मानते हैं, आपको समझ में आई बात? क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को लिमिट किया गया, इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ द डे पसंद नहीं करती है। वो चाहती है कि मेरा रोल रहे, गवर्नमेंट की पावर ही सीज कर दो। अगर किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स का पावर ही सीज कर दो, फिर उसके बाद बचता ही क्या? अभी मोदी गवर्नमेंट को कहा जाए कि आप इकोनॉमिक्स पे कोई पॉलिसी मत बनाओ, सब छोड़ दो मार्केट भरोसे, तो फिर उनके पास ताकत ही क्या बचेगा? इकोनॉमिक्स तो मेन टूल्स होता है जिसके गवर्नमेंट अपनी शासन व्यवस्था, अपनी जो लॉ ऑर्डर होती है, सब कुछ जो होती है इंप्लीमेंट करती है सोसाइटी में। तो फिर इसने कहा, क्लासिकल ने, कि गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ सिर्फ काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? बताओ, टू मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक रोल दिया कि आपका काम है सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करो और ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग फ्रीली मार्केट में, इकोनॉमिकल वर्ल्ड में काम कर सके। आपका इतना ही काम है, आप इकोनॉमिक्स में इंटरवीन मत करो। बात समझ गए? इसने गवर्नमेंट के लिए ये रोल डिसाइड कर दिया। आइए जी, इससे पहले एक बात बता दूं आपको, इन्होंने इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या कर दिया, लिमिट कर दिया था। नो मॉनेटरी पॉलिसी, नो मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब इसने ये भी कह दिया कि नो गवर्नमेंट पॉलिसी, नो गवर्नमेंट पॉलिसी नीडेड। नो गवर्नमेंट पॉलिसी नीडेड। इतनी बातें हो गई क्लासिकल की गवर्नमेंट के बारे में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखिए, क्या कहता है ये लो। तीसरा पॉइंट कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में सुन रखा है, वो है एवरी सप्लाई हैज इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्या आपने सुन रखा है इसके बारे में? बताइए जल्दी बोलो।
यस सर, किसने कहा? ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। और खासकर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, एक इकोनॉमिस्ट थे सेज, उसको सेज लॉ बोलते हैं, शायद कहीं आपको पढ़ने का मौका मिला हो। सेज लॉ बोलते हैं। और उसने भी यही कहा था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। और एडम स्मिथ ने भी एक स्लोगन दिया था इनविजिबल हैंड का, पता है आपको कि मार्केट में इनविजिबल हैंड है। आप कोई भी सामान प्रोड्यूस करो, डिमांड की चिंता मत करो। देखो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये बातें सेमेस्टर 2 में भी काम देगी और सेमेस्टर 3 में भी काम देने वाला है। क्योंकि क्लासिकल थॉट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट माना जाता है कि उसने कहा था कि आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो, डिमांड की चिंता मत करो, जो भी बनाओगे वो बिकेगा मार्केट में, बस बना के बैठ जाओ। डिमांड की चिंता मत करो, डिमांड स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। इसका मतलब हुआ कि क्लासिकल ने किसकी बात करी? क्लासिकल ने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करी, या यूं कह सकते हो कि प्रोडक्शन साइड इकोनॉमिक्स की बात करी। बच्चा लिख रहे हो बात को? जल्दी बताओ। प्रोडक्शन साइड इकोनॉमिक्स की बात करी। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे कि प्रोडक्शन साइड इकोनॉमिक्स क्या होता है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या होता है। और किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। क्या कहा उसने? कि बंदे यार प्रोडक्शन की चिंता मत करो, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप को यूटिलाइज करो, प्रोडक्शन करो, चिंता मत करो, डिमांड की डिमांड अपने आप होगा। मान गए? और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की इसी बात को मान करके उस समय के लोगों ने क्या किया? प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन करते गए करते गए करते गए और स्टॉक पाइलअप हो गया। और एक समय क्या हो गया? डिमांड घट गई मार्केट में, ऑटोमेटिक मार्केट कहाँ चला गया? रिसेशन में चला गया। अब बात समझ में आए रिसेशन के पीछे का जड़ क्या था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के थॉट। उसने क्या कहा? डिमांड की चिंता ही मत करो। चिंता किसकी करो? प्रोडक्शन की। अरे मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? आप तक पहुंच रही मेरी बातें? सभी समझ रहे हैं ना? आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते हो। मुझे एक काला सा छोटा सा एक मेरे पास ये है कैमरा है, मुझे उसको देख के ना मुझे समझने पड़ते हैं सारे बच्चे वही देख रहे हैं मुझे। मुझे पता नहीं मुझे लगता है कभी बार कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चे सुन रहे नहीं सुन रहे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की इसी थॉट ने अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे ढेर सारा ध्यान दिया। ढेर प्रोडक्शन हुए और डिमांड थी नहीं, गुड्स बहुत सारे जमा हो गए, सेल हो नहीं रही है, लोगों के पैसे प्रोडक्शन में चले गए, डिमांड है नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर गए? सड़क पे आ गए। तो कहोगे सर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इतनी बड़ी गलती कैसे करी? अरे भाई गलती नहीं करी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने आपको मर्केंटलिज्म से भी बचाया। कोई भी इकोनॉमिक्स का थ्योरी जो था ना 100% सही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है। 80% सही है तो 20% कमी है, उसको दूर करना नेक्स्ट जनरेशन का काम है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये एडम स्मिथ ने कुछ गलत कर दिया, रिकॉर्डर ने कुछ गलत कर दिया, मिल्स ने गलत कर दिया, पीगो ने गलत कर दिया। उसने जो कुछ किया सो किया, अब उसको सुधारना मेरा काम है। 1776 से लेकर के 1930 तक तो दुनिया एंजॉय कर रही थी ना, पूरी प्रोडक्शन साइड मार्केट चल रहा था, पूरा ग्रोथ हो रहा था। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज तक हमसे आगे है वो उसी जमाने में आगे हुआ था। अमेरिकन उससे पहले कुछ नहीं थे, 1776 से पहले। इसी इकोनॉमिक्स का फायदा उठा के अमेरिकन सुपर पावर बना। तो कैसे कह सकते हो कि क्लासिकल ने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। उस सुधार के बारे में बात होगी। तो मैंने क्या कहा? मेन बातें मैंने ये कहा आपको कि इसने रियल फैक्टर की बात करी, मनी को न्यूट्रल माना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं माना, गवर्नमेंट के रोल को लिमिटेड कर दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं, फ्री मार्केट चलनी चाहिए, और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया। मान गए बच्चे? जल्दी बोलो, मान गए? यस सर। अगर इतनी बातें आप समझ गए तो अब बात आ गई कि आपने देखा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में, और इसके थ्योरी में क्या फ्लॉज थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने का टाइम आ चुका है। पहला फैक्टर, किनीशियन ने क्या कहा? देखो, किनीशियन ने कहा कि रियल फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मॉनेटरी फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लिखिए यहाँ पे, मॉनेटरी फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आज मेरा पेन मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन मैनेज कीजिए आप लोग आज। मॉनेटरी फैक्टर इज व्हाट? इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप क्लासिकल वालों को कह रहा है कीन्स, आपने जो रोल फिक्स कर दिया मनी का कि सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा नहीं है। इसका अपना एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस सर? अभी नहीं बता सकते, अभी तो पूरा थॉट ही इसके ऊपर चलेगा। इसने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट।
मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या हुआ, रोल ऑफ व्हाट, इंडियन पर्सपेक्टिव में तो रोल ऑफ आरबीआई इज व्हाट इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ आरबीआई इज इंपॉर्टेंट। अब जानते हो आरबीआई भी क्या है तो गवर्नमेंट से अलग बॉडी, ऑटोनमस बॉडी, लेकिन अल्टीमेटली किसी तरीके से तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना, एक तरह से समझ लो। नहीं है, बताओ जरा। तो देखो आरबीआई के रोल को इसने फिक्स कर दिया, इसका मतलब समझ लो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया। चलो इसने बिल्कुल अपोजिट थ्योरी दिया किसके, क्लासिकल के। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसने कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। सर इसने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, तभी तो मैं कह रहा हूं पूरा पलट के रख दिया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि आप बस लॉ ऑर्डर मेंटेन करो, अगर मार्केट में इकोनॉमी खराब जाता है तो आप मेंटेन करो। जैसे मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, अगर किसी डॉक्टर से या किसी साइंटिस्ट से पूछोगे कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा, तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कहेगा गवर्नमेंट को आप बस देखते रहो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, सबकी इम्यूनिटी आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। कुछ हद तक वो सही भी कह रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी अपने आप भी आती है और ख़त्म भी होता है, लेकिन कुछ हद तक वो सही नहीं भी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने में वर्षों लग जाएंगे। तो फिर क्या है, तो गवर्नमेंट का भी रोल है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अल्टीमेटली उसके लिए साइंटिस्ट्स को प्रमोट किए, उनको फंड दिए, और जाकर फिर क्या हुआ, हमारे लिए वैक्सीन बने, अब वैक्सीनेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसने कहा, केनिशियन ने कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। लिखिए इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिस्कल पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। अब बताओ किनेशियन इकोनॉमिक्स किसी भी गवर्नमेंट को क्यों पसंद आता है, बताओ। पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट ने किनेशियन पॉलिसीज को तो तुरंत अडॉप्ट किया, पूछो क्यों, जल्दी बोलो। दुनिया भर के जो गवर्नमेंट थे उसने किनेशियन पॉलिसी को तो जल्दी इंप्लीमेंट किया, क्यों, ज़्यादा था, उसकी से आ गई, अब वो कुछ इकोनॉमिक्स में कर सकते थे, उनको अच्छा लगा कि हमारा रोल डिसाइड कर रहा है इसने। उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट है, इसने कहा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, इसने कहा डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। देखो ना कितना इन्होंने क्या किया, बदल दिया दुनिया को। क्लासिकल कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, और ये क्या कहते हैं, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। क्लासिकल कहता है तुम प्रोडक्शन पे ध्यान दो, डिमांड की चिंता ही मत करो। किनेशियन कहता नहीं, प्रोडक्शन करने से पहले सोच लो डिमांड होगा कि नहीं होगा। मैंने भी अपनी ये क्लास लगाने से पहले क्या किया, सोचा डिमांड है कि नहीं है। कहोगे सर आपने मैक्रो की कोई क्लास तो लगा दी लाइव, माइक्रो की नहीं लगाई। मैंने देखा कि माइक्रो में क्या था, बताओ क्या था, बच्चों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा था, तो मैंने क्या किया, मैं अपनी रिसोर्सेज क्यों खर्च करूँ, यहाँ पे कहीं और लगा देता हूँ। मैक्रो में क्या है, बच्चों की रिसोर्स, बच्चों का डिमांड तो यहाँ भी ठंडा दिख रहा है। वजह क्या है कि जब बच्चे कॉलेज जाते हैं या बुक पलटते हैं तो सबसे पहले दिखता है उनको जीडीपी, बच्चे अपने बेड पे उछल जाते हैं, ये जीडीपी एनडीपी तो मैंने 11 12 में पढ़ रखा है। बच्चों को दिखता है वो छोटी छोटी बातें सब, सर्कुलर फ्लो, उनको लगता है यार मज़ा आ गया। फिर तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मज़ा आ गया तो खुद से कर लेंगे हम, ऐसे ऐसे पेज पलटते हैं बच्चे, ऐसे कहते हैं हो गया, रख दिया, हो गए तो खुद कर लेंगे। एमएमई2 को ट्यूशन लगाते हैं, भाई छोड़ो छुट्टी करो। मैं एक तरह से आप समझ लो कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रमोशन ही कर रहा हूँ, समझ लो। आपकी सोच गलत है, आपने जो शुरुआत के एक यूनिट को देख करके सर्कुलर फ्लो और जीडीपी एनडीपी देख के समझ लिया कि यही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, गलत है। और कॉलेज में भी जनरली क्या होता है कि एक महीना शुरू किसी में टाइम लगा देते हैं उन्हीं छोटी छोटी बातों को पढ़ाने में और बेसिक्स बातों बताने में, तो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली है क्या। और जब बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं आईएसएलएम तक, तब तक तो 2 महीना निकल चुका होता है, और वैसे भी आपका टाइम तो 4 महीने का ही है, 3 महीने 3.5 महीने का है, तब तक सारा टाइम निकल चुका होता है। और तब बच्चे कहते हैं सर अब तो कुछ करो, क्रैश कोर्स करो, रिकॉर्डेड लेक्चर दो, कुछ बनाओ, कुछ करो, ऐसा होता है। इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के रोल को लिमिटेड मत करो, जहाँ आप ये खत्म करोगे वहीं से थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी पेज से स्टार्ट होगा।
इसलिए इसको आप लिमिट नहीं कर सकते। ऐसा भी हुआ है कई बार कि बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं दिया, थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करा और बाद में उसको सेकंड सेमेस्टर का पढ़ना पड़ा और तब जाके थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यू किया। जस्ट लाइक जिस बच्चों ने एमएमई 1 नहीं पढ़ा उसको एमएमई 1 अभी पढ़ना पड़ रहा है। मेरे पास कल परसों किसी बच्चों का मैसेज आया कि मेरी एमएमई 1 की क्लास खोल दो, मुझे पढ़ना है। सोचो कितनी अच्छी बच्ची हो, अब पढ़ रही हो। और जब सही वक्त था पढ़ने का, मैंने कितना मैसेज किया होगा उनको, ध्यान ही नहीं दिया मेरी बातों पे। मैं जानता हूँ बच्ची सुन रही होगी, उसका नाम है, नाम क्या है यार मुझे याद नहीं आ रहा है, अनन्या या कुछ ऐसे नाम है, नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, मुझे सेमेस्टर 1 में डिमांड सॉरी नहीं दिखा तो मैंने क्लास नहीं ली। अब मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड दिख रही है तो मैंने क्लास स्टार्ट करी। तो अल्टीमेटली मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, किनेशियन इकोनॉमिक्स को, डिमांड साइड, डिमांड दिखता तो काम करता हूँ। तो यही किनेशियन ने कहा कि पहले डिमांड चेक कर लो किसकी डिमांड है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं संस्कृत का ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। लो भाई पढ़ा देता हूँ मैं, कितने बच्चे आ जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ, कितने बच्चे आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। ग्रेजुएशन में कौन हिस्ट्री कौन संस्कृत पढ़ता है, नहीं पढ़ता ज़्यादातर बच्चे। तो भाई अगर क्लासिकल के हिसाब से जाऊँ तो हिस्ट्री पढ़ा दूँ मैं, डिमांड होगा कुछ ना कुछ। किनेशियन कहता नहीं भाई नहीं, टाइम बहुत कम है, ज़िंदगी छोटी है, इसी में सबको आगे बढ़ना है, डिमांड साइड पे ध्यान दो। डिमांड है तो प्रोडक्शन पे ध्यान दो। अगर डिमांड है तब प्रोडक्शन करोगे तो पाइलअप नहीं होगा स्टॉक, ठीक है ना। अनइंटेंडेड इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होगा। तो अल्टीमेटली दुनिया में क्या चलेगी, डिमांड होती रहेगी, प्रोडक्शन होती रहेगी, आराम से दुनिया चलता रहेगा। बात समझ गए। ये उन्होंने कहा, इसने कहा कि डिमांड साइड इकोनॉमिक्स होगी, डिमांड पे ध्यान दो। एक बात और, यहाँ देखो इन्होंने कहा लॉन्ग रन के बारे में बात करी, ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स है, कौन, क्लासिकल। और ये कहता नहीं मैं लॉन्ग रन की बात नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट रन की बात करता हूँ। इसने कहा शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स। क्लासिकल ने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, सब कुछ लॉन्ग रन में अपने आप सही हो जाएगा। किनेशियन कहता कुछ भी अपने आप नहीं होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। और लॉन्ग रन किसने देखा है, अगर 20 साल तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, 20 साल तक मार्केट से रिसेशन नहीं गया, तो एक जनरेशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया क्या हाल होगा। इसलिए गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। और जो काम होगा शॉर्ट रन में होगा, क्योंकि जिंदगी इंसान की शॉर्ट रन में चलती है। लॉन्ग रन किसने देखा है, कौन कह रहा है ये बात बताओ, कौन कह रहा है। केनेशियन ने, किसने, केनेशियन ने कहा कि जो कुछ भी करना मुझे शॉर्ट रन में करना है, लॉन्ग रन में नहीं कर सकते हम। तो क्या इसका मतलब सर जो लॉन्ग रन की बात कर रहा हो गलत कर रहा है, नहीं, लॉन्ग रन भी सही है। जो शॉर्ट रन की बात कर रहा हो 100% सही कर रहा है, नहीं, 100% सही कुछ भी नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से होता है। इसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ध्यान दीजिए बच्चे इस बात पे, इसका क्या मतलब हुआ सर। इसका मतलब हुआ कि क्लासिकल ये कहता है कि हमारी जो आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। ये आउटपुट है, ये आउटपुट का ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिराइव करने के लिए भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में। अभी मान कर चलिए कि क्लासिकल ने क्या कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है और ये हमारी आउटपुट है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। मतलब हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप फुल्ली एम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब हम आउटपुट को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। बात समझ गए, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उस डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब आपको कुछ सीरियस सीरियस बातें देखने को मिलेगी बच्चों, देखना धीरे धीरे आ जाएंगे ग्राफ पे, हम सब कुछ आ जाएंगे ग्राफिकल पे। अगर आउटपुट हमारी फिक्स है, आउटपुट हमारी फिक्स है और डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व है, तो अल्टीमेटली क्या लीड करेगा, प्राइस P1 से P2 हो जाएगा। प्राइस ही बढ़ेगी, हमारी आउटपुट बढ़ नहीं सकती। कौन कह रहा है ये बात, जल्दी बोलो। क्लासिकल। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे जवाब दीजिए, क्लासिकल ने क्या कहा, आउटपुट कितनी होगी हमारी, मैक्सिमम, फिक्स, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कभी पूछूंगा जवाब देना मुझे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितने मेरे पास फैक्टर इनपुट्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप है, सबका फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। अब हम अपनी आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी। ये किसने कहा, क्लासिकल ने कहा। मानते हैं, मानते हैं बात को,
यस सर। और क्लासिकल के बाद किनीशियन ने क्या कहा देखो। किनीशियन ने कहा कि बच्चे यार ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। उसने कहा कि मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन की, और शॉर्ट रन में कभी भी आउटपुट फुल नहीं हो सकता, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसे होगा। देखो ना, क्लासिकल किनीशियन ने तो कसम खा रखी है कि जो क्लासिकल बोलेगा उसका उल्टा ही करेंगे हम। उसने कहा ये वर्टिकल टू और पैरेलल टू द वाई एक्सिस नहीं होगा, बल्कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ये आउटपुट है। और उसने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट हो ही नहीं सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट पॉसिबल। बच्चे बताओ किसने कहा ये चीज़? किनीशियन ने कहा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि शॉर्ट रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे लेबर, सारे कैपिटल, सारे इंटरप्रेन्योरशिप फुल यूटिलाइज हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसने कहा कि आपको जितनी डिमांड करनी करते जाओ, जितनी डिमांड करनी करते जाओ, प्राइस नहीं बढ़ेगी, प्राइस फिक्स रहेगी। क्योंकि प्राइस तो तब बढ़ेगी ना जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाए। मैं कह रहा हूँ मैं 8 घंटा पढ़ाता हूँ, अगर मैं 8 घंटा पूरा बिजी हो जाऊँ, 90 घंटा की मेरी डिमांड हो जाए 9 आवर्स की, तो मैं आपकी इकोनॉमिक्स की फ़ी बढ़ा दूँ कि चलो मैं फुली यूटिलाइज हो चुका हूँ, मैं फ़ी बढ़ा देता हूँ। लेकिन जब तक मैं फुली यूटिलाइज नहीं हुआ हूँ तो मैं फ़ी क्यों बढ़ाऊँगा? जितनी फ़ी हमारी चल रही वही फ़ी लूँगा मैं। मेरी टाइम इंपॉर्टेंट कब होगी? जब मैं फुली यूटिलाइज हो जाऊँगा, जब मैं ओवर यूटिलाइज हो जाऊँगा। लेकिन क्लासिकल क्लिनिशियन ने क्या कहा कि आप ओवर यूटिलाइज हो ही नहीं सकते। आप क्या, सोसाइटी में सारे लोग ओवर यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी की सच्चाई है और वो रहेगी शॉर्ट रन में, मानते हो? अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी की सच्चाई है, वो रहेगी शॉर्ट रन में। ये किसने कहा? क्लासिकल ने, सॉरी किनीशियन ने कहा। इसीलिए जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, जब तक सारे फैक्टर्स फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, प्राइस नहीं बढ़ सकती। और हम सप्लाई उसी प्राइस पे करेंगे, प्रोडक्शन उसी प्राइस पे करेंगे, डिमांड चाहे तुम जितनी कर लो, प्राइस नहीं बढ़ेगी। आपको क्या लगता है किनीशियन ने जस्ट उल्टा कहा कि नहीं कहा? क्लासिकल के कहा कि नहीं कहा? जल्दी बताओ। और दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? जल्दी बताओ। अब दोनों सही है। कहाँ सही है? एक सही है लॉन्ग रन में, दूसरा कहाँ सही है? शॉर्ट रन में। एब्सोल्युटली। सब मैं कह रहा हूं, किसको रिपीट करूं? ये एग्रीगेट सप्लाई कर, ठीक है, फिर करता हूं। देखिए, क्लासिकल ने क्या कहा? क्लासिकल ने कहा कि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट अचीव हो जाएगा। मतलब सारे लेबर, सारे कैपिटल, सारे इंटरप्रेन्योरशिप फुल यूटिलाइज हो जाएगी, आउटपुट हमारी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। इसके बाद अगर डिमांड बढ़ेगा तो हमारा प्राइस बढ़ेगा। मान गए? और किनीशियन ने इसके जस्ट कंट्रास्ट में क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता शॉर्ट रन में कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन आ रही है, जा रही है, कहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है यार? कभी नहीं हो सकता फुल एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट रन में तो कभी नहीं हो सकता है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, तो आप जितना डिमांड करोगे, आप डिमांड करते जाओ, आप डिमांड करते जाओ, आप डिमांड करते जाओ, उसी प्राइस पे आपका डिमांड पूरा होता रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन में प्राइस क्या है? फिक्स है। और लॉन्ग रन में प्राइस क्या है? वेरिएबल है। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बात करना शुरू किया था ना, तो आपको लगा होगा कि पता नहीं कौन सा हिस्ट्री के टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया है, कौन कौन सी बातें कर रहा है, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था, उस वक्त प्रॉमिस किया था आपसे कि रुकिए, हैंग ऑन, वेट, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपके सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव हिसाब से हो जाएगा। अगली क्लास देखना कितना मजा आने वाला है आपको, है बहुत ही मजा आने वाला है। इन शॉर्ट रन प्राइस व्हाट? प्राइस इज व्हाट? फिक्स्ड। और इन लॉन्ग रन व्हाट? प्राइस इज व्हाट? लॉन्ग रन प्राइस इज वेरिएबल। प्राइस वेरिएबल है। मज़ा आ गया। दोनों सही है अपने अपने हिसाब से, दोनों सही है अपने अपने हिसाब से। लेकिन केनेशियन आजकल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एक तो 1936 में उन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकाला, और दूसरी बात गवर्नमेंट का इसमें रोल है, और तीसरी बात थोड़ा ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बात, इसलिए ये ज़्यादा चल रहा है। इनमें और भी लोग आए, इसमें सुधार करते चले गए। इसमें पोस्ट केनेशियन थ्योरी भी आया, मॉडल में बदलाव होते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना? ये बात तो होती रही। तो ये रही क्लास आपकी। अभी तक की क्लास में जो मैंने बोला है कि मैंने क्या सिखाने की कोशिश करी कि क्लासिकल एंड केनेशियन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ये बात आपको समझा पाया ना,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। और जानते हो ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म करने में कीनेशियन इकोनॉमिक्स ने क्या रोल प्ले किया? उसने गवर्नमेंट से कहा कि भाई साहब, आप जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हो ना, ये गलत कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी लेके आओ, मार्केट में मनी पंप करो, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाओ। अगर लोगों के पास मनी जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली मार्केट फिर से क्या होगा, कि स्टार्ट होगा, मार्केट फिर चल पड़ेगा। आप बैठे रहोगे तो मार्केट नहीं चलेगा। किनीशियन ने कहा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी लाओ। किनीशियन ने गवर्नमेंट से क्या कहा, भाई आप अपना पैसा भी लगाओ, मार्केट में लगाओ, पंप करो, डिमांड बढ़ाओ, जितने सारे खर्च आप कर सकते हो उतना खर्चा करो। आप पैसा लगाओगे तो रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, कंस्ट्रक्शंस होंगे, बहुत सारे काम होंगे, लोगों के पास इनकम भी बढ़ेगी, लोग खरीदना स्टार्ट करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन पाइलअप हुआ है ना, तो डिप्रेशन पड़ा हुआ दुकान खाली होगा, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। बात समझ गए? जो स्टॉक पड़ी हुई है, जो डिमांड हो नहीं रही है, जो प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, सारा प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आप डिमांड तो बढ़ाओ। तो इसने गवर्नमेंट से भी कहा, इसने कहा फिजिकल पॉलिसी लेके आओ, इसने कहा डिमांड बढ़ाने पर ध्यान दो। कैसे डिमांड बढ़ेगी इसको करो। इसने कहा प्राइस नहीं बढ़ेगी, चिंता मत करो, जितना डिमांड करना उतना करो। ऐसी बातों को उस समय तक गवर्नमेंट ऑफ द डे ने माना, और उस तरह से डिप्रेशन से ओवरकम कर गया सोसाइटी। और आज तक के इतिहास में, आज तक के टाइम पे किनीशियन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम लोग सब कम से कम 50 मार्क का एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स तो किनीशियन थ्योरी लेके आएंगे एग्जाम में। पूरी क्लासेस ही वही है, किनीशियन थ्योरी, इनकम स्पेंडिंग, ISLM, ये सब में किनीशियन थ्योरी का रोल है, सब मॉडल में। मान गए बच्चे? हालांकि मैं बार बार ISLM बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि ISLM मॉडल जो जो कीन्स ने दिया था, ISLM मॉडल कीन्स ने नहीं दिया, लेकिन कीन्स के थ्योरी के बेसिस पे नए इकोनॉमिस्ट ने उस मॉडल को लाया आपके सामने। जब उसके बारे में बात करेंगे तो बताएंगे। ISLM मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल तो आना ही आना एग्जाम में, 15 मार्क्स के एक न्यूमेरिकल्स तो आता ही आता है। अब मैं कुछ वक्त लेता हूँ और आपको वक्त देता हूँ, इसलिए कि आप पूछिए मुझसे कुछ कि क्या आप समझ नहीं पाए, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। बोलिए, क्या रिपीट करूँ? जल्दी बताइए। अगर मुझसे आप पूछना नहीं चाहेंगे तो मैं आपसे पूछ लूँ। मैं आपसे पूछूंगा तो क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अब सारी बात आपको याद भी हो जाएगा। पूछूं क्या? जो काम का चीज़ है सिर्फ उतना ही पूछता हूँ मैं आपसे। बताइए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पहले दुनिया में कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे थे, ज़्यादा पॉपुलरली चल रहे थे? मर्केंटलिज्म। उसके बाद क्या आए? क्लासिकल थॉट्स। कब तक चले गए? 1936 तक। उसके बाद कौन सा थॉट आया? कीन्स। क्लासिकल थॉट में मैं पूछता हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के रोल को लिमिटेड किसने किया, क्लासिकल या किनीशियन ने? क्लासिकल। किनीशियन ने क्या कहा कि जो करना चाहो करो, खूब खर्चा करो, खूब एक्सपेंडिचर करो, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स कौन सी है, क्लासिकल या किनीशियन? लॉन्ग रन कौन सी है? ऑफ कोर्स क्लासिकल। क्लासिकल। मनी इज न्यूट्रल किसने कहा? क्लासिकल। मॉनेटरी पॉलिसी इररिलेवेंट किसने कहा? क्लासिकल। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं आपके जवाब को सुनकर थोड़ा सा खुश हो रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है कि आपने मुझे एज इट इज़ सुना और समझा। जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेज या कंस्ट्रेंट है उसको भी ओवरकम किया, आपने मेरी बातों को सुना। अब मुश्किल से 13 मिनट्स टाइम बच गए। आप में से बहुत बच्चे होंगे, ज़्यादा सारे बच्चे होंगे जिनको मैथमेटिक्स की क्लास में जाना होगा MME 2 में। मैडम भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपको भी 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा और तब वहाँ पे जा पाएंगे आप, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने इकोनॉमिक्स को कुछ भी करके इसके रोल को लिमिटेड किया इस बार, तो उसका नुकसान आपको अगले सेमेस्टर में उठाना पड़ेगा। इसलिए आप टीचर से, चाहे कॉलेज की टीचर हो या मेरे से हो, टच में रहिए। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाएगा, अच्छा सिखाएगा, अच्छी बातें करेगा, पर्सपेक्टिव में पढ़ाना सिखाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाना सिखाएगा, अच्छी सी बातें होगी आपसे, ठीक है? और कुछ पूछना है आपको? जल्दी बताइए। नहीं पूछना है तो मैं इतना ही कहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।